सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इस पर हम लोग बात कर रहे थे। और इस पूरे सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर बात की, जिसमें पहले तो कुछ जनरलाइज्ड आइडिया पे हमने डिस्कशन किया। दैट वाज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ खास डिस्कशन किया कंसर्निंग विथ आइसोथर्मल प्रोसेस। इस लेक्चर में हम दो अलग अलग प्रोसेसेस पर आज डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। इस पर कुछ डिटेलिंग करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके बाद एक और प्रोसेस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब है। देखिए, आइसो ये वर्ड यूजुअली उसी वक्त यूज किया जाता है जब हम किसी सिंगुलैरिटी को बताने वाले हैं, किसी सिंगल चीज को बताने वाले हैं, वननेस के बारे में जब हम बात करने वाले हैं। और यहाँ जो ये वर्ड बारिक है, दैट बेसिकली डील्स विद द बैरोमीटर, यानी कि प्रेशर। तो आइसोबारिक, इससे हमें पता चलता है कि हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कहा आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ बार यानी कि प्रेशर। आइसोबारिक मींस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है और प्रेशर के अलावा कोई भी दूसरा जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट का एक्सचेंज, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, ये सब कुछ चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हम उस प्रोसेस में क्या क्या हैंडल कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया काफी सिंपल है, इसमें प्रेशर कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट। तो जैसे हमने कल आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अलग अलग कंडीशंस को समझने की कोशिश की कि इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैसे लिखेंगे, वर्क डन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे लिखेंगे, इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसी वे में हम यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट हम एक और चीज यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में नोट कर लें कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन, हीट एक्सचेंज और इंटरनल एनर्जी, इनमें से कुछ भी जीरो नहीं होने वाला है। एवरीथिंग विल बी वैलिड। थोड़ा बहुत काम होगा, थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, थोड़ी बहुत हीट एक्सचेंज भी होगी। सो इन टर्म्स ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, नथिंग इज गोइंग टू बी केप्ट कांस्टेंट। ये सारे चेंज होंगे, ये जीरो नहीं होंगे, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ। नन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है, मतलब ये सब कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ एग्जिस्ट करेंगे। ओके, द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी मेंटेन कांस्टेंट इज व्हाट, प्रेशर। इन माय प्रेशर। ओपिनियन, इन माय ओपिनियन जो सबसे ज्यादा वर्सटाइल प्रोसेस होता है, सबसे ज्यादा वर्सटाइल ऐसे बोल रहा हूँ मैं, वैरायटी इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, वो आइसोबारिक प्रोसेस ही है। क्योंकि आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के बाकी सब कुछ बदल रहे हो यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे वर्क डन भी मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी के चेंजेस भी मिल जाएंगे, हीट एक्सचेंज भी होने लग जाएगी, एब्जॉर्प्शन, इवोल्यूशन, वट एवर यू वांट, वट एवर द वे यू वांट टू टेक इट, वो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आइसोबारिक प्रोसेस में हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखते हैं। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, एनआरटी। अब इसमें से प्रेशर का पैरामीटर अगर हमने कांस्टेंट कर दिया और मोल और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को भी हमने कांस्टेंट ही मान लिया, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक हो गया। या फिर किसी रिक्वायरमेंट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V बाई टी, दिस फैक्टर इज गोइंग टू बी व्हाट, कांस्टेंट। अब इसी चीज को जरूरत पड़ने पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2।
अब जरा इस चीज को समझिए कि हम गैस का या सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके रिस्पॉन्स में गैस में एक्सपांशन होगा, और इस किस्म के एक्सपांशन जब होते हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहे होते हैं। याद रखिए, एक्सपांशन ऑफ द गैस जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हीट हम उसको देंगे ऐसे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ ओबे होता है ना, पढ़े हैं ना हमने चार्ल्स लॉ। यस सर। चार्ल्स लॉ ओबे होता है, इसको हम देख के आराम से समझ सकते हैं। नाउ सेकंड चीज जो आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में हमें याद रखना है वो है कि उसका इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनता है। इंडिकेटर डायग्राम हम सब जानते हैं, इट इज नथिंग बट अ डायग्राम, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गिवन प्रोसेस। सो इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द इंडिकेटर डायग्राम इट विल लुक लाइक समथिंग इन दिस मैनर, कुछ ऐसा दिखेगा। आपको कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है लाइक दिस, ठीक है। भले यहाँ पे हम वॉल्यूम देखते हैं ए पर और बी पर अलग अलग वॉल्यूम आ रही है, इट्स काइंड ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, इट्स काइंड ऑफ एक्सपांशन, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। और ये कोई दूसरे टाइप का प्रोसेस में बता रहा हूँ जिसमें मैंने एरो रिवर्स कर दिया है। सी से डी आ रहे हैं हम, तो इनिशियल सी है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है और फाइनल डी है जिसमें वॉल्यूम कम है, तो इट्स काइंड ऑफ कंप्रेशन। लेकिन फिर भी यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे प्रेशर कैसे मेंटेन किया है, कॉन्स्टेंट मेंटेन किया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्क डन, तो बच्चों इस केस में वर्क डन लिखना ग्राफिकल बेसिस पे बहुत ही आसान है। हमेशा की तरह हम यहाँ पे बस बोलेंगे वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, और एक स्ट्रेट लाइन का एरिया जब हम इसके नीचे का निकालते हैं तो इट विल बी इन अ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, आपको यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, एंड यू विल फाइंड दैट इट विल गिव अस मैक्सिमम वर्क डन। आइसोबारिक प्रोसेस विल गिव अस मैक्सिमम वर्क डन, याद रखना इस बात को, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्क डन हमको आइसोबारिक प्रोसेस के जरिए मिल सकता है। एक और बात अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि आइसोबारिक प्रोसेस का जो इंडिकेटर डायग्राम है उसका अगर हम स्लोप बनाएं, तो आप जानते हैं स्लोप विल बी अ पैरामीटर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय अ पैरामीटर ऑन एक्स एक्सिस, सो दिस विल टर्न आउट टू बी जीरो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ऐसी पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है, तो इसका कोई स्लोप ही नहीं बनेगा। गेटिंग इट? यस और नो? यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट। आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हमें स्पेसिफिक हीट लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम वो स्पेसिफिक हीट कैसे लिखेंगे। अब एक चीज बच्चों समझने वाली है कि ये प्रोसेस हम किस कंडीशन पे डील कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट खास होती है ना, सीपी। याद आ रहा है कुछ? अब डिपेंडिंग ऑन द गैस कि हम कैसी गैस यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट हमारी हो जाएगी F/2 + 1 इंटू आर। दिस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। For a monatomic gas we'll put 3, diatomic gas we'll put 5 and so on. So depending on कि हम कैसी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस गैस के लिए गिवन कंडीशन को यूज करते हुए, आइसोबारिक कंडीशन को, कांस्टेंट प्रेशर को यूज करते हुए हम यहाँ उसका स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होता है तो ग्राफ के बेसिस पे तो वर्क डन हमने निकाल लिया, मैथमेटिकली हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। सो मैथमेटिकली वर्क डन को एस्टिमेट करना बहुत आसान है, इसमें हमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। इट इज जस्ट गोइंग टू बी पीटीवी, द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, in which the pressure is kept constant and volume is changed, and just do the multiplication of given pressure and change of volume, you will be getting work done. Now but in cases we try to integrate it, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं v इनिशियल से v फाइनल। सो जब हम इसे इंटीग्रेट करके पूरा कर लेते हैं तो यही वर्क डन हमको कुछ ऐसा मिलता है, p सिंपली v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसको बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, p कांस्टेंट है, बाहर ले आए, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दें, आपको ये मिल जाएगा। आर थिंग्स क्लियर? यस। नाउ मेनी अ टाइम इसी वर्क डन को हम चेंज ऑफ टेम्परेचर का रेफरेंस लेके भी लिखते हैं।
क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज तो अलाउड है, तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ये मैंने पहले तो ऐसे लिख दिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन आप सोचें पीवी ये जो चीज होती है ना, ये एनआरटी को बताती है, तो मैं यहाँ पे पी चेंज ऑफ वी को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, गैस Yes. इक्वेशन का यूज करके मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया है। एंड इन मेनी ऑफ द केसेस हम इसे डायरेक्ट भी लिख पाते हैं, एन आर डेल्टा टी, सीधे सीधे, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ओके विद दिस। नाउ द नेक्स्ट चीज जो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आइसोथर्मल में नहीं आई थी, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एंड henceforth we claim that के there is no change in internal energy because internal energy and temperature they are directly proportional to each other। तो ये आर्टिकल हमने वहां पे लिया ही नहीं था। बट इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, चूंकि टेम्परेचर चेंज अलाउड है, हीट एक्सचेंज अलाउड है, वर्क डन अलाउड है, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी अलाउड हो जाएगा। सो हाउ डू वी एग्जैक्टली गेट दैट पार्ट? इंटरनल एनर्जी के चेंज को हम कैसे लिखें? तो याद रखिए यहां पर इंटरनल एनर्जी के चेंज को हम कुछ इस अंदाज में लिखेंगे, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक, विल बी राइटिंग इट इज एन सी वी। अब आप थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ पे चौंक सकते हैं, आप बोलेंगे सर सीवी क्यों लाए, आपने सीपी लाना चाहिए था। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज उसी वक्त आइडेंटिफाई किया जाता है जब हम हीट दे रहे होते हैं और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। बस हमारी हीट से अंदर का टेम्परेचर बढ़ाओ सिस्टम का, और उससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराओ। सो इट्स अ स्टैंडर्ड वे टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ सीवी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, but I am using this as a standard formula to calculate the internal energy, or rather I may say change in internal energy. Getting it right? Yes. So इस चीज को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, NCV just to write temperature final minus temperature initial, या कई बार बिना इस कंफ्यूजन के हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं N। अभी जो CV फैक्टर है इसे हम हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम ले आते हैं R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। अब ये सारे फॉर्मूले में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से यूज कर रहा हूँ। गैमा ये एडियाबेटिक कांस्टेंट होगा जो कि गिवन गैस के हिसाब से, उसके मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाएगा, डायटोमिक के लिए अलग, मोनोटोमिक के लिए अलग, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग, एंड सो ऑन। एंड देन द फॉर्मूला कंटिन्यूज विथ डेल्टा टी। तो ऐसे भी हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को लिख सकते हैं। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, कि इस आइसोबारिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखें। सो इन माय ओपिनियन इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस है, आप हीट दे सकते हैं, आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, और आप वर्क डन भी कर सकते हैं। सो ऑल थ्री पैरामीटर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, तो आपको इसमें अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ डेल्टा क्यू। नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन व्हिच मे कम इन योर थियरी एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो डेल्टा यू हटा देते हैं और उसकी जगह मेंशन करते हैं एन सी वी डेल्टा टी। फिर उसके बाद बच्चों वर्क डन हटा देते हैं और उसकी जगह मेंशन करते हैं जो हमने अभी अभी ऑब्टेन किया था, एन आर डेल्टा टी। इफ यू नोटिस, करेक्ट किया। तो वर्क डन का अपना डेफिनेशन हमने लिया, और सीवी यानी कि इंटरनल एनर्जी के चेंज का अपना डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया। ना इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हम ये नोटिस करते हैं कि एन कॉमन है, उसके बाद मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, सीवी प्लस आर लिख देता हूँ, और दूसरे तरफ डेल्टा टी कॉमन ले लेता हूँ। सो दिस डेल्टा टी टेकिंग कॉमन ऑन द अदर साइड, दिस एन टेकिंग कॉमन ऑन द अदर साइड। ऐसा हमने इंटेंशनली किया। अब इसी इक्वेशन को बच्चों मेयर्स कंडीशन के हिसाब से अगर हम लिखें, याद है आपको मेयर्स कंडीशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर।
कुछ याद आया? Yes. Yes. तो हम लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू, CV plus R. मतलब ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है ये क्या बन गया, CP. एंड देन डेल्टा टी, विच हियर प्रूव्स कि आप बेसिकली यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम की, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर की ही बात कर रहे हो, नथिंग एल्स। तो इन माय ओपिनियन आप अब ये दो फॉर्मूले बड़े अच्छे तरीके से याद रखें, इसे भूले नहीं आप, ठीक है, ये और ये, इसे अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाइए, बिकॉज दीज टू फॉर्मूलाज विल ऑलवेज हेल्प अस इन सॉर्टिंग आउट विद द न्यूमेरिकल्स। इंटरनल एनर्जी और टोटल हीट हम कैसे लिख रहे हैं, इसे जरा केयरफुली आप हैंडल करें, केयरफुली समझने की कोशिश करें कि हमने इन्हें कैसे लिखा है। एक और भी तरीका हो सकता है इस चीज को प्रूफ करने का, या हीट को लिखने का एक डिफरेंट अप्रोच, ऐसा भी हो सकता है। इन दिस केस हम अगेन इसी वाली इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेट्स राइट डेल्टा यू इन दिस फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, एन आर डेल्टा टी गैमा माइनस वन। So this will become nr delta t and then divided by gamma minus 1 plus this is going to be nr delta t. Take the factor of nr delta t common. So I am taking nr on one side, 1 upon gamma minus 1 plus 1, and I am taking delta t on the other side. It will work out, no issues. इसे solve करें आप, तो 1 plus gamma minus 1 divided by gamma minus 1. So this delta q will look like nr 1 plus gamma minus 1 upon gamma minus 1 and then delta t. So this delta q is now nr gamma, करेक्ट जा रहे हैं, Yes. gamma upon gamma minus 1, gamma upon gamma minus 1 taking in bracket, and then this delta t. Now I want you to recall कि ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं r with this particular ratio, it is nothing but cp, just like आपने यहां पे लिखा ना cv is equal to this much। तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से याद आ गया होगा कि ये वाला जो पूरा जो मैंने शेड कर रखा है ये क्या है, ये cp है। So ending with the equation delta q is equal to n cp delta t, which is the same what we have obtained just now here. So these are the conditions which we will be using, we will be requiring to handle a process called as isobaric process where the pressure is kept constant. And remember that we are making only pressure constant and remaining everything may be changed, whether it be temperature, whether it be volume, whether it be work done, whether it be internal energy, whether it be heat exchange, सब कुछ अलाउड होगा। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा वर्सेटाइलिटी है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल ये प्रोसेस है, और आपको ये वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम वर्क डन मिला के देगा। तो ये काफी अच्छा प्रोसेस है ऐसे देखा जाए तो। ना अब जो बातें हम अब सीख चुके हैं, जिन बातों को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं रखा हूं, दीज आर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। वंस वी कंप्लीट विद ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस including adiabatic and all that, then we will be solving some miscellaneous questions which will include the different variety of processes and the level of questions will be quite good. तो फिलहाल जो हम देखने जा रहे हैं ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल इन द सेंस बोर्ड्स में या कुछ हद तक नीट सीटी में भी आ सकते हैं। Here we are having 1 mole of an ideal gas initially kept in a cylinder with a movable frictionless piston, और ये प्रेशर लगा रहा है 1 मेगा पास्कल, एक्चुअली कैपिटल एम आना चाहिए था बट ठीक है, 1 मेगा पास्कल, मेगा 10 to the power 6 इतना होता है, याद रखिए।
10 to the power 6, and the pressure, the temperature is 27. So you have certain data here कि जो प्रेशर गिवन है वो है 1 into 10 to the power 6 पास्कल। टेम्परेचर की बात करें तो 27 में हम 273 ऐड करते हैं, that is 300 Kelvin. Now it is expanding such that its volume becomes double. So change of volume, which we usually say V final minus V initial, is equal to 2V minus V, and that is equal to V. ठीक, is it okay? Yes. Now how much work is done if the expansion is isobaric? तो यहाँ प्रोसेस का नाम ले लिया गया कि आइसोबारिक प्रोसेस है। तो वर्क डन आप अपने स्टैंडर्ड तरीके से निकालें, बिल्कुल सीधा सीधा, P डेल्टा V, बस खत्म। P का वैल्यू 1 into 10 to the power 6, डेल्टा V is V, V into 10 to the power 6 joule. Now the exact value of the volume is not provided to us. ठीक है, या हम चाहें तो ये वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकालना पड़ेगा अलग से। कैसे निकालेंगे बेटा, नोटिस करो। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है ना, PV is equal to nRT. So this V will now become equal to nRT divided by P. Okay? Yes. I'll just put up those numbers here. nRT divided by P into 10 to the power 6. Now n is 1, R is 25 by 3, temperature is 300, into pressure is 1 into 10 to the power 6, और ये पहले से 10 to the power 6 यहाँ पे मौजूद है, ये वाला। कैलकुलेशन काफी आसान हो रहा है। 10 to the power 6, 10 to the power 6 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया 300 से, 100 into 25, what is expected answer? 25. So it is 2500 joule. That's it. This is your expected answer. Done? Yes? Yes. Okay. Let's take the next question. कुछ कुछ बातें जरा केयरफुली ध्यान दें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एकदम ही हल्के फुल्के होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। 1 centimeter cube of water at its boiling point absorbs 540 calories of the heat to become steam with a volume of 1671 centimeter cube. So before I proceed further, I am interested to get an answer of change of volume. So that is 1671 minus 1, and that is 1670 centimeter cube, which in SI unit can be written as 1670 into 10 to the power Minus minus 6. 6 meter cube. Now, if the atmospheric pressure is given to us, so a standard value of pressure is given to us, that is 1.013, 10 power 5 Pascal या Newton per meter square. And the mechanical equivalent of heat is 4.19 calories. The energy spent in this process in overcoming the intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? बच्चों ये जो पूछा है ना, ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि वर्क डन तो यहाँ वॉल्यूम से निकल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 मैं वर्क डन निकालूंगा। पहली स्टेप, वर्क डन इज इक्वल टू P delta V. So we have P 1.013 into 10 to the power 5 into 1670 into 10 power minus 6.
मल्टीप्लीकेशन करें, आंसर 168 जूल। आई होप यू गेटिंग इट राइट। ठीक है, क्योंकि एक जीरो तो यहीं से 10⁻⁻6 + 5 से मैनेज हो गया, 167, और यहाँ 1 से थोड़ा ज्यादा है तो 68 आ जाएगा। ठीक है, Yes. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ऐसे तो वर्कडन निकाल लिया, अब वर्कडन तो हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमने हीट कितनी दी। तो आंसर सिंपल है बेटा, हीट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो दे रहे हैं 540 कैलोरीज। अब एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम इस कैलोरीज को सबसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लें, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो वर्कडन हमने यहाँ पे निकाला है, इस वर्कडन को हम कैलोरीज में कन्वर्ट कर लें। दोनों भी हमारे लिए सुटेबल ऑप्शंस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम Calorie. आंसर्स देखेंगे। आंसर्स जो हैं वो कैलोरीज में, तो वी शुड कन्वर्ट दिस जूल इनटू कैलोरी। कैसे कन्वर्ट करेंगे? Multiply by 4. यस, we'll just multiply this factor into 4.19। डिवाइड करेंगे, शायद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। जूल से कैलोरी में जा रहे हैं, so here our task is to get it into calories, so just divide with 4.19। कितना आ रहा है ये? 40. So this is around 40। Now we will be taking the third step, जिसमें वो जो बोल रहे हैं ना कि ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डेल्टा यू निकालना है। तो यहां पे हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं, तो हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा 540 डेल्टा यू प्लस 40, एक्सपेक्टेड आंसर 500 कैलोरी। सो बाय दैट वे वी विल गो विथ ऑप्शन सी। ठीक हो गया? यस, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, which I think is the most easiest question of this illustration. Gas expands 0.25 meter cube at constant pressure of this much work done। ये जो दिया है ये डायरेक्टली हमको डेल्टा वी, ये जो गिवन है P. ये डायरेक्टली पी है। मैं अब आपको एक 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करें। B. यस, 50 जूल। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। इसमें हमारे पास 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है and we are heating it from 30 to 60 डिग्री सेल्सियस at constant pressure। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कितनी हीट गैस को अवेलेबल करा के देंगे, what amount of heat we will be giving to the gas, and we have hydrogen gas, this is to be underlined here, it's very important to note this, hydrogen gas, hydrogen is diatomic gas, and every further calculation if you really want to go for, तो कैलोरीज में ही करते हैं। अभी अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा था वो यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, NCP डेल्टा टी देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, Yes. बट फॉर हाइड्रोजन यानी कि डायटोमिक गैस, ये जो सीपी होता है ये होता है 7/2R। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के डेरिवेशन में से याद करना पड़ेगा, ये कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको इन चीजों के लिए।
सो ये नंबर आप यहाँ पे पुटअप कर लें. सो नाउ हीट डेल्टा क्यू इक्वल्स n तो 5 है इंटू सीपी की जगह पे आ गया 7/2 R. और आप यहाँ ध्यान से देखें ये चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 30. 30. हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि सर ने पहले इसको केल्विन में नहीं किया, डायरेक्टली डिफरेंस लिया. तो आप याद रखें कि केल्विन में लिया गया डिफरेंस और सेल्सियस में लिया गया डिफरेंस हमेशा सेम होता है. ये मैं 11th में भी आपको बता चुका हूं कि केल्विन की स्केल में भी 100 मार्क्स होते हैं और सेल्सियस की स्केल में भी 100 मार्क्स होते हैं. दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, नंबर्स चाहे जो कुछ हो. आप चाहें तो देख सकते हैं इसमें भी 273 ऐड करें, इसमें भी 273 ऐड करें और फिर डिफरेंस लें तो भी 30 आएगा. ठीक हो गया. नाउ डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू दिस इज 5 इंटू 7/2 इंटू ये आर कितना होता है 2. आर गिवन है हमको यहाँ पे, अगर देखें हम तो 2 कैलोरीज पर मोल डिग्री. तो आर की हम 3 अलग अलग वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले तो वो वाली वैल्यू 3 1. 8.31. दूसरी वैल्यू जरूरत पड़ी तो हम यूज करते हैं 25/3. ये जो वैल्यूज हैं ये जूल के यूनिट्स में है. और तीसरी अगर जरूरत पड़ती है तो हम वैल्यू यूज कर सकते हैं 2. बट ये 2 वाली जो वैल्यू है ये कैलोरीज. अब हमारे आंसर्स पूरे कैलोरीज में है तो लेट्स यूज इट इन द सेम वे इनटू दिस 30. तो सिंपली यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू द आंसर. क्या आंसर एक्सपेक्टेड है 1050. 1050 calories. So this is done. Let's take the next one, number 5. Latent heat of vaporization of water is 2240. यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम होने वाला है 2240 जूल पर ग्राम. If the work done in the process of expansion of 1 gram is 168 joule, then increase in internal energy is. कितनी internal energy यहाँ पे increase होगी. अब ये 1 ग्राम के ही बारे में बात चल रही है, अमाउंट में कोई खासा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे भी हम पर ग्राम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी जो अमाउंट हम देख रहे हैं ये भी पर ग्राम की बात कर रहे हैं. और ये जो लैटेंट हीट होती है तो हीट गिवन होती है ना, हीट दे रहे हैं ताकि स्टेट चेंज हो जाए. तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो लैटेंट हीट का फैक्टर है इसको हम लिखेंगे डेल्टा क्यू. कितनी हीट दी हमने 2 to 5. एंड लेट इट बी पर ग्राम. अब ग्राम का सेगमेंट यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैं इतनी हीट दे रहा हूँ क्योंकि बाद में वर्क भी मैं 1 ग्राम के ऊपर ही कर रहा हूँ. और वर्क डन हमने कितना किया 168. 168 जूल. अब इंटरनल एनर्जी निकालना है, ऐसा क्या मुश्किल है. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. सो डेल्टा क्यू जो प्रोवाइड हुआ वो हुआ 2240 माइनस 168. व्हाट इज एक्सपेक्टेड आंसर 2070. 2072. दिस इज योर आंसर. तो बात तो वही पूछनी थी लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा परेशान करके इसने पूछा. एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मुलीज को प्रॉपरली रिकॉल करना पड़ेगा. अब एक आइडियल गैस है जिसका गेमा हमको गिवन है 5/3. 5/3 सजेस्ट के लिए एक डायटोमिक गैस है, नहीं मोनोटॉमिक गैस है ना. 1.6 के हिसाब से इसका आंसर is heated under constant pressure, then what percentage of given heat energy will be utilized in doing external work. वर्क में कितनी एनर्जी जाती है. तो बच्चों एक बेसिक बात याद रखो कि जब मैं हीट का इक्वेशन लिखता हूं तो वो है NCP डेल्टा T
और जब मैं इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन लिखता हूं तो वो है एन सीवी डेल्टा टी। तो इन दोनों का मैं यूज करता हूं और सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं परसेंटेज ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जरा सोचें बेटा, ये कैसे लिखूंगा मैं? इंटरनल एनर्जी में कितनी एनर्जी खर्च हो गई मेरी, ये लिखने का तरीका तो यही होगा ना कि इंटरनल एनर्जी में चेंज और टोटल एनर्जी मैंने कितनी दी, यही तरीका होगा इसका। Yes. जब इस चीज को मैं लिख लूंगा बच्चों तो एन और डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? सीवी अपॉन सीपी। ऑफ कोर्स अगर मैं इसे परसेंटेज में देखना चाहता हूं तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। बट याद करो सीवी अपॉन सीपी क्या होता है? 1 by gamma. वेरी गुड, शाबाश। सो दैट इज गोइंग टू बी 1 बाई gamma into 100 इन परसेंटेज। अब एक छोटा सा सॉल्यूशन अगर मैं यहां बना देता हूं इसी चीज का, यहां लिखते हैं, चले 1 बाई गैमा हम देखें तो गैमा का वैल्यू हमको 5/3 बताया है, 1 बाई गैमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 by 3/5 इनटू क्या चीज? 100। सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 60%। ठीक होगा? yes. बट वेट, ये जो 60% हमने निकाला है ये किस चीज के लिए निकाला? वर्कडन के लिए निकाला है या इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए निकाला है? Internal energy. इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए निकाला है। और हमसे पूछा क्या है इसने? External. वर्कडन के हिसाब से पूछा। तो जो एनर्जी मैं दे रहा हूं अगर उसका 60% इंटरनल एनर्जी में खर्च हो गया तो बचा कितना? 40. तो वो जो 40% होगा वो वर्क डन में जाएगा। समझे? 60 इज नॉट द आंसर। 60 हमने किसके लिए किया? Internal energy. इंटरनल एनर्जी। अब जो भी मैं एनर्जी दे रहा हूं उससे दो काम होते हैं। देखो फॉर्मूला तो यही कहता है अपना, दो काम होते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और दूसरा वर्क डन में चेंज होता है। अब जो भी मैंने एनर्जी दी उसका 60% अगर इंटरनल एनर्जी में स्पेंड हो गया तो जारी बात है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वर्क डन में खर्च हो जाएगा। और रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ देखते हैं 60% से निकाल के 40% बच गया। डन? ये सुनो। Yes. ओके, आइए अब इस सीक्वेंस में आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, एंड आफ्टर दैट होपफुली वी विल बी डिस्कसिंग अनदर प्रोसेस। थोड़ा सा मैं एक 10 मिनट लेक्चर स्ट्रेच करूंगा। At 100 degrees Celsius, the volume of 1 kilogram of water is 10 to the power minus 3, and volume of 1 kilogram of steam at normal pressure is this much. Okay. Latent heat of steam is this much per kilogram, and the normal pressure is this. If 5 kilogram of water at 100 degrees Celsius is converted into steam, then increase in internal energy of the water in this process is. तो आपको पहले वर्क डन निकालना। आप हीट तो इतनी दे रहे हो, ठीक है, चलो ये सब बात की बात है। आपके पास जो वाटर था उसका वॉल्यूम 10 टू द पावर माइनस 3 है और जब वो स्टीम बना तो उसका वॉल्यूम हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आपको सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि ये वर्क डन का जो कैलकुलेशन है ये हम ऐसे करते हैं, पी डेल्टा वी। ठीक है? Yes. तो देखें पी कितना है, 10 टू द पावर माइनस 3, वॉल्यूम 1 किलोग्राम स्टीम एट नॉर्मल प्रेशर, मतलब यही नॉर्मल प्रेशर 10 टू द पावर 5। फाइनल वॉल्यूम 1.671 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 to the power minus 3. Now, what do you mean by 10 to the power minus 3? 0.001। तो बताएं वर्क डन कितना हुआ? 10 to the power 5 into 1.670।
So let me write it this way. 1.670 into 10 to the power 5 जूल, इतना वर्क डन आता है. बट रिमेंबर, ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, ये कितने मास के लिए कैलकुलेट किया है? 1 kilogram. लेकिन बाद में फर्दर जो हमको कैलकुलेशन करना है वो कितने के लिए करना है? 5 kilogram. 5 किलोग्राम. यहां गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इस बात में केयरफुल रहे. तो 5 किलोग्राम का अगर हमारे पास वाटर है और उसको हम बाद में स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो वर्क डन होगा बच्चों, वो 1 किलोग्राम वर्क डन के 5 टाइम्स होगा. सही जा रहे हैं? Yes. तो अब बताएं टोटल वर्क डन कितना हो गया? 5 टाइम्स ऑफ दिस. 8.35. Yes, it is 8.35 into 10 to the power 5 जूल. अब इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर मैं निकालना चाहता हूं, ये तो बेटा फर्स्ट स्टेप हो गई, चलो पूरी कर दिया आपने. अब आते हैं सेकंड स्टेप. इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे डेल्टा क्यू भी लगेगा, क्योंकि डेल्टा क्यू का ही इस्तेमाल करके फिर मैं लेटर ऑन यू में से डेल्टा यू निकाल सकता हूं. सो हमने हीट कितनी दी है? तो आंसर सिंपल है, मास इंटू लेटेंट हीट. मास कितना? 5. लेटेंट हीट कितनी है पर किलोग्राम? 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6. बताएं आंसर. 11. सही जा रहे हैं? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको एडजस्ट करते हैं. 115 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. इतना आंसर आ गया. अब देखें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम इसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल लें बाय यूजिंग अ थर्ड स्टेप ऑफ इट. डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है ना? लेट्स पुट अप द नंबर्स. 115 into 10 to the power 5 minus 8.35 into 10 to the power 5. What is the answer? 106.6. 106.6 6. into 10 to the power 5, या हम इसे ऐसे लिखें 10.6 into 10 to the power 6 जूल. Why I have converted into 10 to the power 6? क्योंकि ये ऑप्शंस जो है मेरे, ये सारे 10 to the power 6 में चल रहे हैं. तो आप देख रहे हैं, इस हिसाब से हमें ऑप्शन मिलेगा बी, सेकंड ऑप्शन. क्लियर हो गया? Yes. Now let's continue with another interesting and simple explanation of a concept called as isochoric process. Isochoric, and another name is also used in the books, that is isometric process. ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो. बस ये बात याद रखना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे. किस चीज को कांस्टेंट रखेंगे आप? Volume. वॉल्यूम. आइसोथर्मल, क्या कांस्टेंट रखा आपने? Temperature. टेम्परेचर. आइसोबारिक, क्या कांस्टेंट रखा आपने? Pressure. प्रेशर. और आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो हमें याद रखना है कि हम यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे, नथिंग एल्स. वॉल्यूम विल बी केप्ट कांस्टेंट. ठीक. अब इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट जब हम लिखने जाते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाती है. इक्वेशन ऑफ स्टेट गैलो-सेक्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगी. याद आ रहा है कुछ गैलो-सेक्स लॉ? सबसे पहले तो हम लोग मेंशन करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. हमने देखा कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है. तो हमारा कंक्लूजन डेवलप हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहां हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे,
उसके रिस्पॉन्स में प्रेशर बढ़ेगा, और ये चीज हम पढ़ते हैं गैलुसेक्स लॉ। आई होप यू आर रिकॉलिंग इट। यस। इफ Yes. नीडेड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ नीडेड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 गोज इक्वल टू P2 अपॉन T2। आते हैं थर्ड चीज पे। थर्ड चीज है कि इसका इंडिकेटर डायग्राम क्या हो। हाउ शुड वी एक्सप्रेस द इंडिकेटर डायग्राम। तो ये बहुत आसान है, चूंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो इसका इंडिकेटर डायग्राम ऐसे आ जाएगा, वर्टिकल लाइन साइन, वर्टिकल। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ C वाली वैल्यू के प्रेशर से शुरू किया था, ऊपर गए D वाली वैल्यू की प्रेशर आ गई, लेकिन वॉल्यूम को रेफर किया तो हमने देखा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इस चीज में खास बात यह है कि जब हम इसका स्लोप लेते हैं, दैट इज dp/dv, तो ये इनफाइनाइट आ जाता है। Yes. यू माइट बी रिमेंबरिंग कि एक वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा कैसा आता है, Infinite. इनफाइनाइट आता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो इस सीक्वेंस में समझना जरूरी है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हम मेंशन करना चाहते हैं, तो आपको याद होगा ये एक स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम खास लिखते हैं CV, एंड दैट गोज F/2R, वेयर F इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक हो। अगली चीज, वर्क डन। अब यहां हमारे लिए बहुत आसानी है, चूंकि हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाली है, ना तो यहाँ पे कोई एक्सपांशन होगा और ना ही यहाँ पर कोई कंप्रेशन होगा। तो जब कोई एक्सपांशन और कंप्रेशन ही नहीं हुआ तो काम किस बात का। तो यहाँ वर्क डन पूरी तरीके से हमेशा कैसा हो जाएगा, 0. जीरो हो जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर कि हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखें। ये FLTD का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, मैंने इसका थोड़ा शॉर्ट किया है। अब इन इट्स फुल स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसमें से ये वाला फैक्टर तो अपने आप में क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब यहाँ के जो भी हीट एक्सचेंज होगी, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे या यहाँ से निकालेंगे सिस्टम में से, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए खर्च होगी। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जो भी काम आपने किया, सॉरी, जो भी हीट आपने दी या ली, उसका कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है NCV डेल्टा T। करेक्ट है। Yes. बस इस प्रोसेस में बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना। इसके मैंने दो बड़े सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन कुछ हम बना भी नहीं सकते, लेकिन ये इधर उधर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस में बार बार बीच बीच में आता है। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस में कई बार हम ये देखेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल पर एक ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट कराया गया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस ही होगा। जैसे देखें, ये पहला क्वेश्चन आपको कैसे दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, और हमसे एक आ रहा है कि आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कौन सा है और आइसोबारिक कौन सा है। बिफोर लुकिंग आउट विद द ऑप्शंस, मैं डायरेक्टली यहां से अपनी बात रखना शुरू करूं तो ये जो CD प्रोसेस है, ये क्या है, Isocoric. Isocoric. आइसोकोरिक है। ये जो AB प्रोसेस है, Isobaric. आइसोबारिक है। और ये इन बिटवीन का जो AD या DA प्रोसेस है या BC प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस हो सकता है कि ये कैसे हो, Isothermal. आइसोथर्मल हो। तो हमें पहले लिखना है आइसोकोरिक मतलब CD, फिर लिखना है आइसोथर्मल यानी कि AD या DA, व्हाटएवर यू वांट टू टेक।
फिर लिखना है आइसोबारिक, यानी कि AB, और ये मैच करता है डी ऑप्शन। क्लियर होगी बेटा बात? यस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, और इस प्रोसेस के लिए भी फिलहाल लास्ट क्वेश्चन। मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन at constant pressure is given to us, that is Cp। 5 मोल ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं 10 से 20, तो कितना हीट रिक्वायर होगा? तो बच्चों आपको याद होगा कि हीट रिक्वायरमेंट का अगर हम एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो वो क्या है? करेक्ट है, क्योंकि वर्क डन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेट मी राइट इट वंस अगेन। जो भी हीट रिक्वायर होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज नथिंग बट इक्वल टू सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। अब हम यहां फंस गए, हमको बताया है सीपी और रिक्वायर है सीवी, तो आपको याद होगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, देयरफॉर सीवी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर, देयरफॉर सीवी इज इक्वल टू सीपी कितना है 7.2 माइनस आर कितना है 2 आर। 2 कैलोरी में कैलोरी। हाँ, यहां ये मिस्टेक करोगे आप गड़बड़ में क्या करोगे कि ये आर का वैल्यू जो यहां गिवन है, जो कि जूल में है, आप यहां पे मेंशन कर दोगे, और फिर जो भी नेगेटिव आंसर आएगा वो उठा के यहां रख दोगे, फिर परेशान होते बैठोगे। तो आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ जो यूनिट इस्तेमाल किया गया ये कैलोरीज में है, और आर का वैल्यू कैलोरी में 2 है। सही है? यस। सो ऑन दैट बेसिस 7.2 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.2 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेल्सियस। और जस्ट कंप्लीट विद द कैलकुलेशन। कितने मोल है 5, सीवी का नंबर क्या है 5.2, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 10 से 20, यानी ये कितना चेंज हुआ 10 10। मैं फिर दोहरा दूं, सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज हमेशा सेम मैग्नीट्यूड रखता है। तो जब आप चेंज ऑफ टेम्परेचर लिखने वाले हो, चेंज ही लिखने वाले हो, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। 52 इंटू 5 260 260 कैलोरीज। हो सकता है मेरे टाइपिंग में कुछ एरर हो गई होगी, यहाँ पे ये 250 की बजाय होना चाहिए 260, और ये अपना फिर फाइनल आंसर है। ठीक, यस। तो आज के लिए इतना काफी है। हमने 2 अलग अलग प्रोसेसेस को आज डिस्कस किया। होपफुली कमिंग क्लास में एक बहुत बड़ा और सबसे वर्सटाइल और सबसे बढ़िया प्रोसेस देखने जा रहे हैं, और वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। इन सब का मिला के एक अकेला ही मान लो, ऐसा खतरनाक प्रोसेस है वो। सबसे अच्छा, अच्छा इन द सेंस उसमें जो वैरायटी ऑफ सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है वो बहुत ज्यादा है। और विथ एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे सिलेबस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं, हम उसको भी एंड करेंगे। तो होपफुली हम इसे कल देखेंगे।